हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक मैसनरी के सुपरविजन टिप्स के बारे में। सो वेदर आप एक फ्रेशर हो या फिर आप साइट इंजीनियर हो, 50 to 60% चांसेस है कि आपको ब्रिक वर्क कहीं पे चल रहा है तो उसको सुपरवाइज करने के लिए भेजा जा सकता है। सो दैट टाइम आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कि कौन से चेकलिस्ट है जो आपको ब्रिक मैसनरी में ध्यान में रखनी है। सो बेसिकली हम लोग उसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज़ है कि आज हमारी सिविल टेक्निकल की फैमिली 1000 से ज़्यादा हो गई है। तो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड आई प्रॉमिस कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए ऐसे ही लेकर आता रहूँगा, बस आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार करते रहें। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ब्रिक मशीनरी कराते वक्त ध्यान में रखनी है, वो है कि आपको ब्रिक की क्वालिटी चेक करनी है वहाँ पे कि जो ब्रिक आप अपने काम में इस्तेमाल में ला रहे हो वो ब्रिक की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। और ब्रिक की क्वालिटी चेक कैसे करते हैं उस पर मैंने एक ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप आई बटन या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि चेक द क्वालिटी ऑफ ब्रिक। सो इन सेकेंड पॉइंट, अगर आप क्ले ब्रिक को यूज़ में ला रहे हो सो इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कम से कम 2 घंटे के लिए पानी में डुबो के रखो। सो इससे क्या होगा कि उस ब्रिक को जितना भी मॉइस्चर ऑब्जर्व करना होगा, जितना वाटर कंटेंट ऑब्जर्व करना होगा अपने अंदर, वो कर लेगा। अगर आप ड्राई ब्रिक यूज़ करते हो तो इससे होगा क्या कि जब आप मोटार उसके ऊपर डालोगे तो मोटार का मॉइस्चर क्या करेगा, वो ड्राई ब्रिक ऑब्जर्व कर लेगा। और इससे क्या होगा कि मोटार का जो स्ट्रेंथ उसको गेन करने के लिए जो टाइम पीरियड चाहिए होता है, उसमें ये भी होता है कि आपका मॉइस्चर प्रेजेंट रहना चाहिए मोटार में, तब जाके वो धीरे धीरे हार्ड होता है और वो अपना धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी गेन करता है। क्योंकि मोटार में क्या है कि वो तुरंत आप उसको डालोगे तो वो अपना स्ट्रेंथ गेन नहीं करता है, आपको सर्टेन टाइम देना पड़ता है उसको सेटल होने के लिए। लेकिन ड्राई ब्रिक आप यूज़ कर रहे हो तो उससे होगा ये कि वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा और ड्राई आपका जो मोटार है वो जल्दी सेटल हो जाएगा और उसका जो स्ट्रेंथ जो गेन करना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन करने वाला है। सो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो ब्रिक होगा इट शुड बी सोक्ड इन वाटर फॉर एट लीस्ट 2 hours। तीसरी चीज़ जो वहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है वो ये देखनी है कि आप जो वहाँ पे मोटार यूज़ कर रहे हो उसकी जो थिकनेस है या मोटार की जो ग्रेड है वो एज़ पर स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पे बोला गया है कि मोटार आपको यूज़ करना 1:4 की रेशियो में, तो क्या वहाँ पे 1:4 की रेशियो में यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर आपका मैसनरी के काम में मोटार की जो थिकनेस जो रहेगी वो मान लो कि वहाँ पे 1.5 इंची है, तो वो 1.5 इंची यूज़ कर रहे कि नहीं कर रहे, ज़्यादा कर रहे या कम कर रहे। तो आपको ये दोनों चीज एज पर स्पेसिफिकेशन आपको वहां पे चेक करनी है। इन फोर्थ पॉइंट, मैंने बहुत सारे साइट पे देखा है कि सही से सुपरवाइज नहीं करने की वजह से जो आपकी वॉल ऊपर की तरफ खड़ी हो रही है वो वर्टिकल नहीं रहता है, स्ट्रेट नहीं रहता है। ठीक है, उसका अलाइनमेंट जो वर्टिकलिटी होनी चाहिए वो आपको वहाँ पे नहीं मिलती है। तो जब आप सुपरवाइज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इसको बहुत ध्यान में रखना है। एंड इसको चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो कॉमनली इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है उसे हम लोग प्लम बॉब कहते हैं। ये आप कुछ इमेज में देख रहे होगे, ये प्लम बॉब है, आपने देखा होगा। और अगर आपको इसको कैसे मैन्युअली यूज़ करते हैं साइट पे, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, मैं इस पे एक साइट से वीडियो लेकर आऊँगा। इसको देखकर आप इजीली सीख सकते हो कि वॉल की वर्टिकलिटी कैसे चेक करनी है। सो आपको वहाँ पे इसको बार बार यूज़ करना है। जब आपका ब्रिक वर्क चल रहा होगा तो इसको बार बार यूज़ करने से आपकी जो वॉल है वो एकदम वर्टिकली स्ट्रेट खड़ी होगी और वो टेढ़ा नहीं होने वाला है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर ठेकेदार वहाँ पे काम करवा रहा है तो वो बार बार उसको चेक करे कि वॉल सीधी खड़ी हो रही है या नहीं हो रही है। सो फिफ्थ पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जो फ्रॉग होता है, ब्रिक में जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग आपने देखा होगा ब्रिक के ऊपर की तरफ देखोगे कि डब्बा की तरह हॉलो बना रहता है जिसमें कंपनी ने अपने मार्का को पंच करके रखा होता है। सो मैंने आपको बताया है कि वो ब्रिक और मोटार के बीच में बॉन्ड बनाने का काम करता है, बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है उसके। तो वो जब ब्रिक वर्क, ब्रिक लेइंग का काम आप कर रहे होगे तो वो जो फ्रॉग वाला पोर्शन होगा ना वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, हमेशा अपर साइड में रखना है। कहीं कहीं मिस्टेक क्या होता है ना कि किधर भी डाल देते हैं, नहीं तो क्या होता है कि वो नीचे उसको डाल देते हैं। तो आपको हमेशा देखना है कि जितना ही ब्रिक लेइंग होगा हमेशा ऊपर की तरफ आपका फ्रॉग वाला पोजीशन होना चाहिए। बस आपको वहाँ पे ब्रिक लेइंग के काम में ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
6 पॉइंट ये है कि आपका जब ब्रिक वर्क जब शुरू होगा तो आपको हमेशा कॉर्नर टू कॉर्नर शुरू करना है, मतलब या फिर आप उसको बोल दो कि एंड टू एंड आपको शुरू करना है। इधर आप लेफ्ट एंड से शुरू कर दो या आप राइट एंड से शुरू कर दो। बहुत जगह पे मैंने देखा है ना कि कहीं से भी शुरू कर देते हैं, बीच से शुरू कर देते हैं ब्रिक वर्क का काम, तो ये गलत तरीका है। आप जब भी उसको काम शुरू करोगे तो आपको एंड टू एंड शुरू करनी है। आप एक तरफ से काम लगाओ और उसी तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाते चले जाओ। हमारा 7th पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपको जो आपका ब्रिक वर्क जब करवाओगे, एक दिन में जो आपको मैक्सिमम हाइट तक जानी है वो जानी है 1.5 मीटर। एक दिन में इससे ज़्यादा ब्रिक वर्क आपको वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि मोटार को अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो जो बॉन्ड बना रहा है मोटार और ब्रिक के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है जिससे ब्रिक आपका गिरता नहीं है, उसको गेन होने में सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है हमें, ठीक है। और अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे और एक दिन में आप 1.5 मीटर से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो आपका मोटार तो वहाँ पे स्ट्रेंथ गेन ही नहीं किया है। इनफैक्ट तो वो अभी आपका पूरे तरीके से हार्ड भी नहीं होता है और उससे ज़्यादा आप कंस्ट्रक्शन कर देते हो, उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोड लगने लगता है, तो आपका रिजल्ट ये होता है कि आप बहुत जगहों पे देखोगे कि वॉल ओवरटर्न कर जाता है, आपका वॉल किसी तरफ गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 1.5 मीटर से ज़्यादा एक दिन में कंस्ट्रक्शन नहीं करो। और जब आपका एक दिन में 1.5 रखना है, फिर सेकेंड दिन के बाद उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, वो स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, फिर आप दूसरे दिन से वापस से उसके ऊपर काम लगा सकते हो। बट एक दिन में आपको 1.5 मीटर तक ही जाना है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो 8 पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है कि हमें देखना है कि हमारा ब्रिक वर्क का जो काम चल रहा है वो यूनिफॉर्मली रेज्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ हमने ज़्यादा काम करवा दिया और दूसरे तरफ हमने कम रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये बहुत गलत प्रोसेस है इसको करने का। आपको मतलब कि यूनिफॉर्मली अपने वॉल को रेस करना है। जैसे आपने इसको हिंदी में अगर लोकल लैंग्वेज बोले तो आपने एक रद्दा का काम किया, उसके बाद फिर आपको पूरा दूसरे रद्दे का काम करना है, थ्रू आउट काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ थोड़ा 3, 4, 5, 6 ब्रिक रखा है, फिर दूसरे तरफ 2 ही रखा है, एक तरफ ज़्यादा ब्रिक डालते जा रहे हो, दूसरे तरफ कम डाल रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको यूनिफॉर्मली आपका जो ब्रिक लेइंग का काम चलेगा वो आपको यूनिफॉर्मली एंड टू एंड लेकर चलना है। सो फ्रेंड्स, जब आपका ब्रिक मशीनरी का काम ख़त्म भी हो जाता है तो भी आपकी जो ब्रिक सुपरविज़न है वो वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। आपको वहाँ पे कम से कम 2 वीक्स तक आपको क्यूरिंग करनी है। वहाँ पे आपको चेक करना है कि प्रॉपर क्यूरिंग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर उसके बाद अगर आप प्रॉपरली वहाँ पे क्यूरिंग नहीं करते हो तो जो आपका मोटार है, जो आपकी वॉल बनी है, उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है। उसको जो स्ट्रेंथ चाहिए होता है, स्ट्रेंथ के लिए क्या है कि आपको वहाँ पे उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करना है। मॉइस्चर प्रोवाइड होता है, धीरे धीरे सीमेंट जो है वो आपका हार्ड होता है, सेटलमेंट होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है। स्ट्रेंथ गेन करने के लिए उसको सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है और उस स्ट्रेंथ गेनिंग में उसे मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, और मॉइस्चर हम क्यूरिंग के थ्रू उसको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर हम वो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, जाहिर सी बात है वो पूरा स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ज़रा सा उस पर लोड लगे या विंड की स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपका विंड कोलैप्स कर जाएगा। तो ये ना हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप परफेक्टली वहाँ पे क्यूरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, और कितने दिनों के लिए, एटलीस्ट 2 वीक्स तक वहाँ पे आपको क्यूरिंग उसको प्रोवाइड करनी है। क्यूरिंग जिसे आप साइट के लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तराई करवाना, तो आपको वहाँ पे खुद चेक करना है कि परफेक्ट क्यूरिंग हो रही कि नहीं। जब क्यूरिंग कंप्लीट हो जाता है तब आप जाकर आपका जो ब्रिक सुपरविजन का जो काम है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए कि अगर आप ब्रिक मशीनरी के काम को खुद खड़े होकर करवा रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स को आपको एज अ चेकलिस्ट वहाँ पे ध्यान में रखना है और इसी पॉइंट्स के हिसाब से आपको वहाँ पे काम भी करवाना है। तो इस पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको स्टिल कोई भी पार्ट ऐसा है जो नहीं समझ में आया या फिर आप चाहते हो कि इसे प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। अदरवाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर। थैंक यू।